नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने सोशल वर्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। और आज का ये मैंने कुछ समाज कार्य में महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। और ये प्रश्न जो मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एमपीपीएससी प्लस यूजीसी सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। और पहला प्रश्न ये है आपके सामने कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो गया कि मैकाइवर एंड पेज ने सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दिया है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी फॉर डेनमार्क, जॉनसन का नाम आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होगा। तो सामुदायिक विकास योजना का बेसिकली यहाँ पे उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण उद्योगों का विकास ये नहीं है, क्योंकि आपसे सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा है, जो प्रमुख, जो इन चारों में से सबसे बेटर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देना, ये भी गलत हो जाएगा। और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये भी गलत है। और गांव का सर्वांगीण विकास करना इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कि सामुदायिक विकास योजना का यह इन ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन है, गांव का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक, पृथक का मतलब अलग होता है, पृथक करने का मुख्य आधार होगा क्या। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा तो ये व्यवसाय की प्रकृति होगी। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब है यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न किसी का मीनिंग को लेकर पूछ लेता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए जरा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन बी बोल रहा है आपसे कि सामान्य जाति और पृष्ठभूमि। ऑप्शन सी बोल रहा है कि सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। जो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति, उसके प्रति सभी नियम आदर्श को बनाए रखने का सिद्धांत, ये सभी के सभी जो है राष्ट्रवाद का अर्थ होता है। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, राष्ट्र के प्रति निष्ठा अगर ऑप्शन में होता तो सत्य हो जाता, ऑप्शन में नहीं है। उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्श को बनाए रखने का सिद्धांत अगर ऑप्शन में होता तो भी सही हो जाता, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ये है कि गंभीर समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, और इसका सही जवाब जो होगा वो जाति होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। तो उपनिवेशवाद जो है वो बेसिकली समाजवाद का प्रतिफल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र के जनक कौन है, आप सबको पता भी होगा ये प्रश्न, तो अगस्त काम्टे इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भारत में या भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पर प्रश्न पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्रिप्स योजना, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, यूजीसी के जितने बच्चे होंगे उन लोगों ने देखा भी होगा संविधान के बारे में, तो उनको पता होगा कि क्रिप्स योजना कब प्रारंभ की गई थी, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषाओं से हुई है, और मैं इसको बता चुका हूँ आप सभी लोगों को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन और ग्रीक भाषा में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 12 का, तो सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखा, ये पुस्तक है और आप सभी को पता होगा। यहाँ पर मेडल जो है मेंडलबर्म
का जो नाम आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने सोसाइटी को लेकर सबसे पहला ही एक प्रश्न पूछा था आप लोगों से, सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता किसने हैं, मतलब उसने लिखा कौन है, तो मैकाइवर एंड पेज ने बोला था। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में बात कर रहे हैं तो सोसाइटी इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो मेंडल बम का नाम आएगा, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है, ठीक है, तो ये भी प्रश्न अच्छा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये, अनेकता में एकता, ये भी सही है, जजमानी व्यवस्था भी होनी चाहिए, इनमें से सभी, हाँ यहाँ पर उपरोक्त जो होगा सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये आपको बताना है, तो ये गांव से ही शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव समाज और संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू है, गांव से शुरू हुआ है ना। हालांकि मैं बता चुका हूँ संस्कृति का जो टॉपिक है चलने ही वाला है एमपीपीएससी में, ठीक है, समाज चल रहा है और समुदाय के बारे में भी मैं आप लोगों से वहाँ पे चर्चा करूँगा, तो जाति और वर्ग ये सारी चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पर, है ना। तो शाम की 6 बजे क्लास होती है, आप सभी लोग उसे ज़रूर देखा करें। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के यानी 15 का, तो कह रहा है कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है और यह विभाजन क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर कहता है आपका 15 कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधार पर हुआ है, तो वह विभाजन समुदाय कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, अच्छा प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है आर्थिक आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5। अगर मैंने अभी थोड़ा सा कल आप लोगों से कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा किया था, तो मैं आप लोगों के यहाँ पर चर्चा करूँगा, ये बेसिकली कार्ल मार्क्स का ही आर्थिक आधार है ना। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा भी आप लोगों से कि समाज में किस तरीके से उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो 5 टाइप के हैं, वो पांचों के पांचों मैंने बता चुका हूँ, आज दोबारा से भी रिवीजन करवाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा समाज को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात नेक्स्ट करता हूँ 17 पर कि उपनिवेशवाद का संबंध किससे रिलेट है, तो उपनिवेशवाद का अगर संबंध के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा साम्राज्यवाद को लेकर, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की उपज मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा पूंजीवाद। और आप सभी को पता होगा पूंजीवाद वर्ग विहीन की बात करता है, संघर्ष की बात करता है, तो एक ही नाम आता है, वो नाम आता है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या होगी, इस क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम है। तो भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या होगी, अधिक थोड़ी ना है, ठीक है, कम है, समान भी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं किसने कहा, अच्छा यहाँ पे देखो किसु नहीं होगा, किसने कहा, ठीक है, ये अगर हम बात करें किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। ठीक है, तो आप सभी को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, मैकाइवर और पेज की एक परिभाषा, अच्छा मैंने बता दिया ऐसे, ठीक है, आप सभी को तो पता भी होगा, सामाजिक संबंधों का जाल है, ये भी इन्होंने बात किया था, है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 20 का सही जवाब होगा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र माना जाता है, ये मैकाइवर और पेज का परिभाषा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो राजनारायण बसु के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा 21 का यहाँ पर। आगे अगर हम बात करते हैं उदार राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीयता का काल कौन सा माना जाता है, उदार राष्ट्रीयता के बारे में बात करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। आगे अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के विचारों की भूमिका पर बल दिया है, ये अच्छा प्रश्न है आप सभी को, और आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा कि सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सोशल चेंजेस को लेकर परिवर्तन में अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कमेंट करिएगा कि सामाजिक परिवर्तन की एक किताब थी 1922 में, किस बंदे ने दिया है, उसका नाम आप लोगों को कमेंट में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का अगर सही जवाब है तो मैक्स वेबर का नाम सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक स्तरीकरण में आप सभी को भली भांति तरीके से पता है, क्षैतिज विभाजन के रूप में मुर्रे जी का कहना था कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के रूप में इन्होंने डिवाइड किया था क्षैतिज विभाजन में। ठीक है, ये परिभाषा था, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई इनमें से कौन सा रूप नहीं माना जाएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा जाति नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा।
सोशल चेंज नाम की शब्दावली। अब आप सबको पता है, देखो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगर हम बात करते हैं सोशल चेंज नाम की शब्दावली, मैंने आप लोगों को एक बार पहले ही बता चुका हूँ और मुझे याद आज भी आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बताया था कि सबसे पहले इन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया था। बाद में किताब का नाम आया था और वही मैंने आप लोगों से पूछा है अभी, तो उसका जवाब मुझे आप सभी लोग बताना। सोशल चेंज की जो किताब का नाम जो है, ये सोशल चेंज की किताब किसने लिखा है और 1922 में लिखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ जो होगा ए फॉर अमेरिका करेक्ट होगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, तो 26 आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता है कि सामाजिक संबंधों का जाल है। अच्छा, मैंने अभी बता भी दिया था आप लोगों से मैकाइवर एंड पेज के बारे में। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 के निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा जवाब होना चाहिए आप सभी का यहाँ पर, क्योंकि इजी भी है। ये सबसे अधिक नगरीकृत राज्य के बारे में बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति परंपरा, तो धर्म भी होगा, कर्म भी होगा और जाति व्यवस्था, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि उपनिवेशवादी जो होता है किस विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता को या राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित कर ले, तो उपनिवेशवाद का उपयुक्त परिभाषा संबंध किससे। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्ट फैक्ट से रूप में परिभाषित का रूप में पूछ लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये परिभाषा किसी भी विद्वान किस्म से नहीं है। M.N. श्रीनिवास के बारे में और नहीं है, और ना ही J.N. हॉब्स के है, और ना ही आर्गन्सन की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। यहाँ इसमें से किसी की भी ये परिभाषा नहीं है उपनिवेशवाद की, ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, तो यहाँ प्रश्न है निम्न लिखा हुआ, ठीक है भाई। तो ये निम्न लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित में से भारतीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न आप सभी को पता होगा। A.O. राम का, ह्यूम का नाम आप लोगों को सुना होगा ना, वही इसके संस्थापक है, ठीक है। तो A.O. राम यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ पर राजनीति अस्थिरता का अभाव भी हो जाता है कारण में, समाज की चेतना का भी अभाव हो जाता है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी एक प्रकार का यहाँ पे उपनिवेशवादी शासन की स्थापना में इसका एक मुख्य कारण बन सकता है, और उपरोक्त सभी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेशनल कॉर्पोरेट एंड फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका नाम आप सभी को बताना है। इसका सही जवाब आ जाएगा E. बार्कर का नाम, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, आप सबको पता है, मैंने कई बार आप सबको बता चुका हूँ, एनी बेसेंट। टालकाट अगर आता नाम तो वो भी हो जाता, और एक और नाम आता है साथ ही साथ एनी बेसेंट, टालकाट, और एक नाम ऑलकाट का नाम आता है। ऑलकाट नहीं, टॉलकाट नहीं होते हैं, जो टॉलकाट की बात मैं कर रहा हूँ वो पार्सन्स है, वो संरचनावाद में आते हैं, ठीक है। ऑलकाट का नाम आता है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ एक नाम और आता है, मुझे वो माइंड में नहीं आ रहा है, स्किप कर रहा है मेरे, 3 लोग आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप UGC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या MPPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या मेडिकल सोशल वर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बेसिकली एनी बेसेंट का ही नाम पूछा जाएगा, ठीक है। ऑलकाट वगैरह का नाम नहीं पूछा जाएगा, आप लोग एनी बेसेंट का ही नाम ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, तो यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वाभिभक्ति की भावना वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकती है। तो ये किसका स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई यह करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करता हूँ उदारवाद जो काल है, उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिलिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो इस प्रश्न में इतना लंबा चौड़ा बनाया गया है, लेकिन प्रश्न का जो पैटर्न है सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता है कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई 1882 में हो जाएगा, 1882 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, तो वर्ष 1905 में आप सभी ने सुना भी होगा नाम,
और आप सबको पता भी है, ठीक है, कि किस वायसराय के द्वारा बंगाल विभाजन की जो है घोषणा किया गया था। प्रश्न बहुत ही सरल है, आप सब जानते होंगे अच्छे तरीके से। 1905 में जो बंगाल विभाजन की बात किया जा रहा है, किस वायसराय के द्वारा घोषणा की गई थी? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में, असहयोग आंदोलन मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा है? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा खिलाफत आंदोलन भी हो जाएगा, रोलेट एक्ट भी हो जाएगा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में बेसिकली ये तीनों के तीनों कारण के रूप में आए थे। खिलाफत आंदोलन था, रोलेट एक्ट था और जलियांवाला बाग भी हत्याकांड था। तो ये ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में कि सन 1930 में गांधी जी के द्वारा आंदोलन शुरुआत किया गया था दांडी यात्रा के रूप में की गई थी। तो बताइए जरा आप सभी लोग, 1930 में जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा? 38 का सही जवाब क्या होगा? 38 है ना, हाँ 38 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब हो जाएगा 1930 में, ठीक है भाई, दांडी यात्रा। आगे अगर हम बात करते हैं सन 19 क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, 39 कह रहा है कि आधुनिक समाज में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जाति नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ग संरचना का जो है सर्वप्रमुख आधार की बात हो रहा है, जाति नहीं होगी, ठीक है, और ना ही धर्म होगा, यहाँ पे अर्थ की बात होगी। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। आगे अगर हम बात करते हैं तो समुदाय सबसे छोटा है वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। मैंने ये परिभाषा आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और बताया भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्ले डेविस का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से मैं आप लोगों को एक बार प्रश्न आया था किंग्सले डेविस के बारे में और रिस्ले डेविस के बारे में, दोनों लोगों के बारे में मैंने वहाँ पर डिफिशियंस किया था, मतलब अंतर बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो जो किंग्सले डेविस हैं वो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, उनका नाम भी फेमस है। द्वितीय समूह के बारे में जो है बेसिकली उनसे प्रश्न पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 41 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज की विशेषता है? तो अच्छा प्रश्न है, आप सभी को भली भांति तरीके से पता होगा और इसका सही जवाब हो जाएगा अनेकता में एकता, ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। एकता, अनेकता में एकता होगा यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 42 के बारे में तो 42 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? भलीभांति तरीके से आप सबको पता होना चाहिए। ओ जो है ए ओ राम के द्वारा या ह्यूम के द्वारा ये किया गया था और ये कब किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर अमेरिका, दिसंबर 1885 यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब है। आगे अगर हम बात करते हैं तो भारतीय समाज के उपनिवेशवादी शासन का कारण क्या था? तो ये भी प्रश्न अच्छा है, आप सबको पता होना चाहिए। राजनीति सबसे बेटर ऑप्शन माना जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब होगा। आगे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो वर्ग विहीन के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा चर्चा किया था, कार्ल मार्क्स का नाम भी आया था, आपको याद आ गया होगा कि वर्ग विहीन संघर्ष की बात हो, पूंजीवाद के बारे में बात हो तो नाम केवल आता है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र का जन्म किस देश से हुआ है? तो आपको पता भी होगा इसके बारे में, आप सभी लोग जानते भी होंगे। ये ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड नहीं होगा, ना ही अमेरिका, ना ही भारत होगा, फ्रांस, डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 45 का डी। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का तो इंडियन सोसाइटी, देखो यहाँ पर मैंने जो है सोसाइटी इन इंडिया बता चुका हूँ आप सबको, सोसाइटी नामक पुस्तक बता चुका हूँ। अब एक और किताब आ गया तो इंडियन सोसाइटी, ये तीनों के तीनों किताबों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा, समाज कार्य में ये पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इंडियन सोसाइटी नामक जो पुस्तक है क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका सही जवाब नाम आएगा SC दुबे का नाम, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया है? आप सबको पता है, मैंने बता चुका हूँ कई बार आप लोगों को, इस्माइल दुर्खिम के बारे में, जहाँ पे अरुणा जनजाति पर किया था, सॉरी अरुणा जनजाति पे, हाँ अरुणा जनजाति पे किया था, ठीक है, अरुणा जनजाति पे किया था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर तो इस्माइल दुर्खिम का नाम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब होगा।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में कि इनमें से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है। तो वर्ग की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे बोल रहा है कि जन्म, तो जन्म ही नहीं है, यहाँ पर विशेषता बता रहा था वर्ग का, तो जन्म नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फॉर अमेरिका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी वर्ग चेतना है, गतिशीलता है, अर्जित परिस्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 48 का जो अगर हम बात करें तो ए फॉर अमेरिका सही जवाब होगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो ये थे समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 48 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आप सभी लोग प्रतिदिन 40 से 50 क्वेश्चंस आप लोग करिए अपने आप से भी, और जो कॉन्सेप्ट है वो 6 बजे क्लास चल रही है, 7 और एक 8 बजे क्लास चल रही है, उसको ज़रूर अटेंड किया करें आप सभी लोग, है ना, आप सबके लिए वो फ़ायदेमंद है। चलिए आज के लिए इतना ही, बस शाम को फिर मुलाकात करते हैं समाज कार्य के नए टॉपिक के साथ।